हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। आज के लेक्चर में जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये टॉपिक थ्योरी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है या फिर इसके सब टॉपिक्स में से मल्टीपल शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं। अब अपन एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, तो अपन एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, ईटियोलॉजी यानी कि रिस्क फैक्टर्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करेंगे, पैथोजेनेसिस की बात करेंगे, क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे और पैथोलॉजी की बात करेंगे। इसके ऊपर टोटल 3 लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे। आज के लेक्चर में अपन डेफिनेशन और ईटियोलॉजी की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे और उसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन पैथोलॉजी की बात करेंगे। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने आर्टरियोस्क्लेरोसिस देखा था, जहां पे अपन ने ये कहा था कि आर्टरियोस्क्लेरोसिस के अंदर वो सारी कंडीशंस आती है जिसकी वजह से आर्टरीज की थिकनिंग और हार्डनिंग देखने को मिलती है। और उन सारी कंडीशंस को अपन टोटल 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो आता है सेनाइल आर्टरियोस्क्लेरोसिस, एक आता है हाइपरटेंसिव आर्टरियोलोस्क्लेरोसिस है या आर्टरियोलोस्क्लेरोसिस है, क्योंकि यह आर्टरियोल को अफेक्ट करता है, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अपन ने बात की थी मोंकेबर्ग आर्टरियोस्क्लेरोसिस की, और फिर अपन ने कहा था एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो इन चारों में सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। अब जो पहली 3 है इसकी बात अपन ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस की। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक, दैट इज द एथेरोस्क्लेरोसिस। देखिए, सबसे पहले अगर अपन इस टर्म को ही ब्रेक करें तो एथेरो का मतलब होता है एथीरोमा। क्या बोल रहे हैं? एथीरोमा। स्क्लेरो का मतलब होता है हार्डनिंग। क्या बोल रहा हूं मैं? हार्डनिंग। और ऑसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल कंडीशन, यानी कि ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें आर्टरीज की हार्डनिंग होगी बिकॉज ऑफ एथीरोमा। ये तो अपन टर्म्स समझ रहे हैं। अगर अपन डेफिनेशन देखें तो एथेरोस्क्लेरोसिस ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आर्टरीज के अंदर फाइब्रोफैटी प्लेग या फिर एथीरोमास का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरीज की थिकनिंग और हार्डनिंग देखने को मिलती है। और पर्टिकुलरली ये कंडीशन अपने को लार्ज और मीडियम साइज की मस्कुलर आर्टरीज में देखने को मिलती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई सपोज ये एक आर्टरी है और इस आर्टरी के अंदर अपन कह रहे हैं कि भाई लिपिड का डिपोजिशन हो गया, और ये लिपिड डिपोजिशन मिलके ही क्या बनाते हैं? फाइब्रोफैटी प्लेग बनाते हैं, या फिर अपन उसे ही कहेंगे एथेरोमा बनाते हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज की थिकनिंग और हार्डनिंग देखने को मिलती है। और पर्टिकुलरली ये कंडीशन अपने को लार्ज और मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरीज में देखने को मिलती है। इसमें भी अगर अपन देखें कि मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड आर्टरीज कौन सी होगी, तो एक तो आएगा एओर्टा, इसके अलावा कोरोनरीज और सेरिब्रल आर्टरियल सिस्टम। एसीसी याद रखिए आप कि एथेरोस्क्लेरोसिस से कॉमनली कौन सी आर्टरीज अफेक्ट होती है? एओर्टा, कोरोनरीज और सेरिब्रल आर्टरियल सिस्टम। समझ आई बात? ये तो अपन ने बात करी एथेरोस्क्लेरोसिस के डेफिनेशन की। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, यानी कि इसके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। अब कैसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है ये सब अपन पैथोजेनेसिस में समझेंगे, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके अलावा अपन कह रहे हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो जितनी भी आर्टरियल डिजीज होती है उन सब में सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई डिजीज है तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस है। समझ आए बात? चलिए, अब ये एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में जो कॉमनली अफेक्टेड आर्टरीज होती है एथेरोस्क्लेरोसिस से उसके बारे में बता रखा है। देखिए, सबसे पहले नंबर पे दे रखा है एब्डोमिनल एओर्टा और इलियक आर्टरीज के बारे में। ये सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है एथेरोस्क्लेरोसिस से। सेकंड नंबर पे आता है अपने पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड सेरिब्रल आर्टरी। थर्ड नंबर पे अपन कह रहे हैं कि आता है थोरेसिक एओर्टा। फोर्थ नंबर पे अपन कह रहे हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और फिफ्थ नंबर पे अपन कह रहे हैं सेरिब्रल आर्टरी। ये आपको ध्यान रहेगा। चलिए, नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे ईटियोलॉजी ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि रिस्क फैक्टर्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस की, जिनकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। तो इन रिस्क फैक्टर्स को अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आता है मेजर रिस्क फैक्टर्स विच आर मॉडिफाइबल बाय लाइफस्टाइल एंड और थेरेपी, यानी कि ऐसे रिस्क फैक्टर्स जिनको अपन चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे कि एज हो गया, सेक्स हो गया, इन सब के बारे में अपन देखेंगे। और थर्ड कैटेगरी अपने पास आती है नॉन ट्रेडिशनल इमर्जिंग रिस्क फैक्टर्स एंड बायोमार्कर्स। देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें मेजर रिस्क फैक्टर्स की विच आर मॉडिफाइबल बाय लाइफस्टाइल एंड और थेरेपी, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? एक तो अपन कह रहे हैं डिसलिपिडीमिया, क्योंकि ऊपर अपन ने देखा कि एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर एथेरोमा किस वजह से बन रहा है? लिपिड के डिपोजिशन की वजह से बन रहा है। तो डिसलिपिडीमिया एक मेजर रिस्क फैक्टर होगा एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। सेकंड अपन कह रहे हैं हाइपरटेंशन,
थर्ड अपन कह रहे हैं डायबिटीज मेलाइटस, फिर अपन कह रहे हैं स्मोकिंग और लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर। वहीं अगर सेकंड अपन बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की, तो इसके अंदर एज आता है, सेक्स आता है, जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं, फैमिलियल और रेशियल फैक्टर्स आते हैं जिन्हें अपन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक एक करके अपन इन फैक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं मेजर रिस्क फैक्टर्स की विच आर मॉडिफाइबल बाय लाइफस्टाइल एंडोथेरेपी, और इसमें भी सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं डिसलिपिडीमिया के बारे में। देखिए डिसलिपिडीमिया से अपने को इतना समझ आ रहा है कि जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है उसका इम्बैलेंस हो गया है, इसे अपन कहेंगे डिसलिपिडीमिया। ठीक है, और ये जो डिसलिपिडीमिया होता है वो मोस्ट फर्मली एस्टेब्लिश्ड और बेस्ट अंडरस्टूड मेजर रिस्क फैक्टर है एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। यानी कि अगर डिसलिपिडीमिया की कंडीशन होगी, लिपिड मेटाबॉलिज्म में इम्बैलेंस होगा, इट विल लीड टू एथेरोस्क्लेरोसिस, इट विल लीड टू एथेरोस्क्लेरोसिस, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अपन कह रहे हैं कि हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया is directly proportional to the risk of atherosclerosis and ischemic heart disease। मतलब क्या है भाई, सीधी सीधी बात है, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होंगे तो उससे एथेरोस्क्लेरोसिस और इश्यमिक हार्ट डिजीज होने के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। अपन सबकी फैमिली में कोई ना कोई फैमिली मेंबर ऐसा होता है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होते हैं और डॉक्टर उनको यही रिकमेंड करता है कि आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखिए। क्यों ऐसा? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हाई है तो हार्ट डिजीज होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। समझ आई बात? चलिए अब यहाँ पे एक ये टेबल दे रखी है, आप इस टेबल को देखिएगा ध्यान से। इस टेबल के अंदर लाइपोप्रोटीन्स के कुछ फ्रैक्शंस के बारे में बता रखा है सीरम के अंदर। लाइपोप्रोटीन्स क्या होते हैं? लिपिड प्लस प्रोटीन को अपन क्या कहते हैं? लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं। और अपन सबको पता है कि जो लाइपोप्रोटीन्स है, जो कोलेस्ट्रॉल, इनकी कई सारी क्लासेस होती है। ये आप लास्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, जैसे कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, वीएलडीएल ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है और काइलोमाइक्रॉन्स होता है। अब अगर अपन एक एक करके इनके बारे में बात करें तो देखिए एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है, इसे अपन गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो वहीं जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, इसे अपन बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब अगर किसी के नाम में बैड है तो मतलब यही मेजर कॉज होगा एथेरोस्क्लेरोसिस का। वहीं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेजर कॉज नहीं होता है। तो वही चीज अपन कह रहे हैं कि सबसे पहले देखिए एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बन कहाँ पे रहा है? साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है? लीवर और इंटेस्टाइन। और इसके नॉर्मल सीरम लेवल कितने होते हैं? मोर देन 50 mg/dl। और इसका रोल एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है? प्रोटेक्टिव होता है, यानी कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल से एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर अपन बात करें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की, जिसे अपन बैड कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं, इसके साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है? लीवर। और नॉर्मल सीरम लेवल इसका कितना होगा? लेस देन 100 mg/dl। और इसका रोल एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर मैक्सिमम होता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अपन कह रहे हैं वीएलडीएल ट्राइग्लिसराइड। वीएलडीएल ट्राइग्लिसराइड बनते कहाँ पे? इंटेस्टाइन और लीवर के अंदर बनते हैं। नॉर्मल सीरम लेवल इनका कितना होगा? लेस देन 150 mg/dl होगा। और इनका जो रोल होता है एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर वो लेस माउंट है, इतना नहीं होता है। इसके बाद अगर अपन बात करें टोटल कोलेस्ट्रॉल की, टोटल कोलेस्ट्रॉल का भी सिंथेसिस लीवर और इंटेस्टाइन के अंदर होता है। नॉर्मल सीरम लेवल इनके 200 mg/dl से कम होने चाहिए। नॉर्मल वैल्यू टोटल कोलेस्ट्रॉल की 140 से 199 mg/dl होती है। और 200 से 240 mg/dl वाली अगर कंडीशन है तो इसे अपन कहते हैं बॉर्डर लाइन हाई। क्या कहते हैं? बॉर्डर लाइन हाई। ये दो वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, वाइवा में भी आपसे पूछी जा सकती है। टोटल कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू 140 से 199 mg/dl, तो 200 से 240 mg/dl को अपन बॉर्डर लाइन हाई कहेंगे। और इसका भी रोल एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर मैक्सिमम होता है। इसकी वजह से भी एथेरोस्क्लेरोसिस होने के रिस्क बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर अगर अपन बात करें काइलोमाइक्रॉन्स की, तो काइलोमाइक्रॉन्स के साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है? लीवर, इंटेस्टाइन और मैक्रोफेजेस। और इसका रोल एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर इनडायरेक्ट होता है। अब अपन ये टेबल याद कैसे रखे? कुछ भी नहीं करना, सबके अंदर देखो साइट ऑफ सिंथेसिस लीवर और इंटेस्टाइन ही है, एक्सेप्ट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के अंदर अपन देखे स्टार्ट ही एल से हो रहा है, तो इसका साइट ऑफ सिंथेसिस सिर्फ लीवर से होगा। एल से एल मिलाइएगा, बाकी सबके अंदर लीवर और इंटेस्टाइन आपको लिखना है। और काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर एम आता है, तो लीवर और इंटेस्टाइन के साथ में आपको मैक्रोफेज भी लिखना है। अब नॉर्मल सीरम लेवल कैसे याद रखें? तो देखो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल मोर देन 50 mg/dl होना चाहिए, बाकी सबके अंदर 50-50 ऐड करते चलो।
ठीक है, बस ये मोर देन 50 mg पर डीएल होना चाहिए, बाकी सब लेस देन होने चाहिए। ठीक है, और अगर अपन एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर रोल की बात करें तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का रोल मैक्सिमम होता है, कोलेस्ट्रॉल का रोल मैक्सिमम होता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल प्रोटेक्टिव होता है, वीएलडीएल ट्राइग्लिसराइड लेस मार्क्ड है इनका रोल एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर, तो काइलोमाइक्रॉन्स का रोल इनडायरेक्ट होता है। इतना याद रहेगा, ये टेबल आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये तो अपन ने फर्स्ट मेजर रिस्क फैक्टर की बात करी। सेकंड अपन बात कर रहे हैं सेकंड मेजर रिस्क फैक्टर की, दैट इज दी हाइपरटेंशन। देखिए, हाइपरटेंशन की अगर अपन बात करें तो अपन कहेंगे कि एथेरोस्क्लेरोसिस के जितने भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं, तो सारे के सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के लिए जो रिस्क फैक्टर होता है वो हाइपरटेंशन होता है। अगर ब्लड प्रेशर की वैल्यू 160/95 mmHg से ज्यादा है, अगर इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर है तो इश्यमिक हार्ट डिजीज होने का रिस्क 5 टाइम्स ज्यादा होता है। समझ आई बात? ये अपन ने बात करी हाइपरटेंशन की। नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं स्मोकिंग की। देखिए, स्मोकिंग क्या करता है, एक तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कर देता है। अभी अपन ने ऊपर देखा कि एचडीएल क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसका रोल एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर प्रोटेक्टिव होता है। तो अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल कम होंगे तो डेफिनेटली एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अपन कह रहे हैं कि स्मोकिंग की वजह से कोएगुलेशन सिस्टम का डिरेंजमेंट होता है। कोएगुलेशन सिस्टम के डिरेंजमेंट होने का मतलब क्या है कि भाई इसकी वजह से एबनॉर्मल क्लॉटिंग जो होगी ब्लड की, एबनॉर्मल क्लॉटिंग जो होगी ब्लड की, वो बड़े इजीली हो जाएगी। थर्ड अपन कह रहे हैं कि स्मोकिंग की वजह से ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हीमोग्लोबिन से ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड करता है एज कंपेयर टू दी ऑक्सीजन, जिसकी वजह से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, और इसकी वजह से भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग जो होता है ना, उसकी वजह से एंडोथीलियल इंजरी भी देखने को मिलती है, और एंडोथीलियल इंजरी की वजह से भी एथेरोस्क्लेरोसिस होने का रिस्क बढ़ जाता है। इवन एंडोथीलियल इंजरी वन ऑफ द मेजर फैक्टर होता है एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में जब पैथोजेनेसिस समझेंगे ना, तब आपको समझ आएगा। ठीक है, तो ये अपन ने बात करी स्मोकिंग की। नेक्स्ट जो फैक्टर अपन देख रहे हैं वो है डायबिटिस मेलाइटस का। अब देखिए, डायबिटिस मेलाइटस की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होने का रिस्क टाइप 1 डायबिटिस मेलाइटस में भी देखने को मिलता है, तो टाइप 2 डायबिटिस मेलाइटस में भी देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादा रिस्क जो होता है वो टाइप 2 के अंदर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइप 2 डायबिटिस मेलाइटस के अंदर एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, इसके अलावा टाइप 2 डायबिटिस मेलाइटस के अंदर एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल देखने को मिलती है, जिससे अपन डायबिटिक डिसलिपिडीमिया कहते हैं। अब इस डायबिटिक डिसलिपिडीमिया में होगा क्या कि जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो तो कम होगा, वहीं जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा होगा, और ट्राइग्लिसराइड भी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होने का रिस्क भी ज्यादा होगा। इसके अलावा अपन कह रहे हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होंगे उनके अंदर गैंग्रीन ऑफ फुट होने की फ्रीक्वेंसी लगभग 100 टाइम्स तक इंक्रीज कर जाती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट। ये एमसीक्यू भी बन सकता है, वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि जिन पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज होती है उनके अंदर गैंग्रीन ऑफ फुट होने की फ्रीक्वेंसी 100 टाइम्स से इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा अपन देखें तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कंडीशन देखने को मिलती है। अब ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता क्या है? ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है। अब इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? एक तो अपने को डायबिटिक डिसलिपिडीमिया देखने को मिलेगा, इसके अलावा हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, ओबेसिटी देखने को मिलेगी, और इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। मतलब कोई पेशेंट है जिसके अंदर ये सारी कंडीशंस देखने को मिलती है, तो उसे अपन कहेंगे कि उसके अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। और इसे अपन याद कैसे रखेंगे? आप इसको याद रख सकते हैं एक निमोनिक से, जो कि है धोनी। धोनी। डी से अपन कह रहे हैं कि डायबिटिक डिसलिपिडीमिया, एच से अपन कह रहे हैं हाइपरटेंशन, ओ से अपन कह रहे हैं ओबेसिटी, और आईएन से अपन कह रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। याद रहेगा। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से इश्यमिक हार्ट डिजीज होने का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है गाइस, इतना आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं मेजर रिस्क फैक्टर की, वो है लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स। जैसे कि एथेरोजेनिक डाइट अगर लोगे तो रिस्क बढ़ेगा। ओबेसिटी की कंडीशन है, यानी कि अगर बीएमआई 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा होगा। वहीं अगर फिजिकल इनएक्टिविटी है, दिन भर आप है ना सेडेंटरी लाइफस्टाइल रख रहे हो, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो अपन ने बात करी सारे मेजर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की, जिसको अपन लाइफस्टाइल और थेरेपी से चेंज कर सकते हैं। सेकंड अपन बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की, जिन्हें अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते। और इसमें जो पहला फैक्टर आ रहा है वो है एज का।
ठीक है। अब देखो एज के फैक्टर में सीधा सीधा अपन देखें कि जो फुल्ली डेवलप्ड एथेरोमेटस प्लेक्स होते हैं, जो एथेरोमास होते हैं, वो 4th डेकेड के बाद में यानी कि 30 इयर्स ऑफ लाइफ के बाद में ही देखने को मिलते हैं। पूरी तरीके से एथेरोमेटस प्लेक तभी डेवलप करेंगे, 30 इयर्स के बाद में डेवलप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं सेक्स की। सेक्स में अपन कह सकते हैं कि जो मेल्स जो होते हैं उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होने का रिस्क ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द फीमेल्स। क्यों ऐसा? क्योंकि एक तो फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन के लेवल हाई होते हैं और एचडीएल जो होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है, उसके लेवल भी फीमेल्स के अंदर ज्यादा होते हैं। और एस्ट्रोजन और एचडीएल दोनों के अंदर ही एंटी एथेरोजेनिक इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फीमेल के अंदर कम होता है, मेल में ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं जेनेटिक फैक्टर्स की। जेनेटिक फैक्टर्स में अपन कह रहे हैं कि लाइपोप्रोटीन अल्फा और एपोलाइपोप्रोटीन सी जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर होते हैं। मतलब क्या है, इधर देखिएगा। सबसे पहले अगर अपन बात करें लाइपोप्रोटीन अल्फा की, अगर जेनेटिकली अगर अपन देखें किसी पर्सन के अंदर लाइपोप्रोटीन अल्फा ज्यादा है तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन ज्यादा होता है और थ्रोम्बोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, और उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस उस पर्सन के अंदर देखने को मिल सकता है अगर लाइपोप्रोटीन अल्फा ज्यादा है तो वहीं अगर अपन बात करें एपोलाइपोप्रोटीन सी की, उस पर भी स्पेसिफिकली अगर अपन बोले तो एपोलाइपोप्रोटीन C3 की, तो इसकी वजह से क्या होगा, किसी पर्सन के अंदर जेनेटिकली अगर ये ज्यादा है एपोलाइपोप्रोटीन C3, तो उसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड रिच लाइपोप्रोटीन क्लियरेंस होगा वो कम होगा, यानी कि जो ट्राइग्लिसराइड रिच लाइपोप्रोटीन है उनका क्लियरेंस हो ही नहीं पाएगा, वो कम हो जाएगा। और ऐसा जब होगा तो आर्टरीज के अंदर लिपिड का एक्यूमुलेशन होगा, और अगर ऐसा होगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क बढ़ जाएंगे। समझ आई बात? तो ये अपन ने बात करी जेनेटिक फैक्टर्स की। नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं फैमिलियल और रेशियल फैक्टर्स की। फैमिलियल फैक्टर्स में अपन कह सकते हैं कि अगर फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया की कंडीशन है कि भाई कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई रह रहा है, और ये अगर एक फैमिलियल प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से एलडीएल का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल होंगे लेकिन एलडीएल का लेवल ज्यादा होगा, और इसकी वजह से भी एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वहीं अगर अपन रेशियल फैक्टर्स की बात करें तो एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन व्हाइट पीपल में ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू द ब्लैक पीपल। याद रहेगा। चलो नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे नॉन ट्रेडिशनल इमर्जिंग रिस्क फैक्टर्स एंड बायोमार्कर्स की। अब देखिए इसमें क्या क्या कह रहे हैं अपन। इसमें अपन कह रहे हैं एक तो आएगा यूज ऑफ एक्सोजीनस सब्सटेंसेस, एक अपन कहेंगे स्ट्रेसफुल बिहेवियरल पैटर्न की स्ट्रेस बहुत ले रहे हो, कुछ इन्फेक्शंस हो गए, या फिर अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा कर रहे हो। ये सब अपन देखें तो कुछ इमर्जिंग रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से भी एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं बायोमार्कर्स फॉर रिस्क असेसमेंट की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता रखना है। ये जो बायोमार्कर्स है ये एक्चुअल में डायरेक्टली कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है एथेरोस्क्लेरोसिस के, बल्कि ये सिर्फ अपन देखें तो कोरोनरी रिस्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हार्ट डिजीज होने के चांसेस है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस आर नॉट द डायरेक्ट रिस्क फैक्टर्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। अब इसमें कौन कौन से बायोमार्कर्स आते हैं? एक तो अपन कह रहे हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी कि सीआरपी का अगर लेवल ज्यादा है, इसका मतलब है कि कोरोनरी डिजीज होने के चांसेस ज्यादा है उस पर्सन के अंदर। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि अगर सीरम होमोसिस्टिन का लेवल, फिब्रिनोजन का लेवल, लाइपोप्रोटीन ए का लेवल, माइलोपेरोक्सीडेज और फॉस्फोलाइपेज। लाइपोप्रोटीन ए जो है वो लाइपोप्रोटीन अल्फा ही है, जो अपन ने ऊपर देखा ना जेनेटिक फैक्टर्स के अंदर, दोनों सेम ही चीज है। कई बुक्स के अंदर इसे लाइपोप्रोटीन अल्फा लिखा जाता है, बट एक्चुअल टर्मिनोलॉजी जो है वो लाइपोप्रोटीन ए होती है। बोथ आर द सेम थिंग्स। अगर इन सबके लेवल भी ज्यादा है तो भी अपन कहेंगे कि पर्सन के अंदर कोरोनरी डिजीज होने के रिस्क ज्यादा होते हैं। ओके, तो ये अपन ने बात करी ईटियोलॉजी की, जितने भी रिस्क फैक्टर्स एथेरोस्क्लेरोसिस से एसोसिएटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस के पैथोजेनेसिस की, ठीक है। और ये पैथोजेनेसिस कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसकी बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। So guys, that was all about today's lecture. If you found this lecture useful and helpful, then do like, share and subscribe the channel, and thank you for watching.